क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो एक वक्त में 2 कॉन्टिनेंट्स पर मौजूद हैं। जी हाँ, इमेजिन करें कि आप इस्तांबुल में एक ब्रिज पर खड़े हैं। एक तरफ आप एशिया में हैं और सिर्फ चंद मिनट के अंदर आप यूरोप में दाखिल हो जाते हैं। ये कोई मैजिक नहीं बल्कि जियोग्राफी का कमाल है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। रशिया इतना बड़ा मुल्क है कि इसका आधा हिस्सा यूरोप में और बाकी आधा हिस्सा एशिया में है। हैरत की बात यह है कि रशिया 11 मुख्तलिफ टाइम जोन्स में फैला हुआ है। मतलब जब मॉस्को में रात के 11 बजे हैं तो रशिया के ईस्ट हिस्से में अगला दिन शुरू हो चुका होता है ना हैरत की बात। और इजिप्ट यानी मिस्र, अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ अफ्रीका का मुल्क है, लेकिन हकीकत ये है कि इसका एक शहर एशिया में मौजूद है। यानी एक ही मुल्क का दिल अफ्रीका में धड़कता है और पांव उसके एशिया में जमे हुए हैं। सुएज कैनाल तो ऐसा मुकाम है जो लिटरली 2 कॉन्टिनेंट्स को अलग करता है। सोचें, एक ही मुल्क का हिस्सा 2 वर्ल्ड्स में होना सिर्फ मैप पर लाइन नहीं बल्कि इनसे इन ममालिक का कल्चर, पॉलिटिक्स, रिलीजन और हत्ता के इकोनॉमी तक बदल जाती है। इसीलिए टर्की को अक्सर ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कहा जाता है। वहाँ एक ही शहर में मस्जिद की अजान भी सुनाई देती है और चर्च की घंटियां भी। और आज की वीडियो में हम सब एक्सप्लोर करेंगे कौन से कंट्रीज एक वक्त में 2 कॉन्टिनेंट्स पर मौजूद हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ और इसका इनकी हिस्ट्री और फ्यूचर पर क्या असर पड़ता है। यकीन मानिए आप ये जर्नी मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्की की। टर्की एक ऐसा मुल्क है जो जोग्राफिया के लिहाज से दुनिया में अपनी यूनिक पोजीशन की वजह से मशहूर है। अगर आप मैप देखें तो साफ नजर आता है कि टर्की का एक बड़ा हिस्सा एशिया में है, जबकि इसका एक छोटा मगर अहम हिस्सा यूरोप में मौजूद है। यही वजह है कि टर्की को अक्सर ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कहा जाता है। अब सबसे हैरान कुन फैक्ट ये है कि टर्की का सबसे बड़ा और मशहूर शहर लिटरली इस्तांबुल 2 कॉन्टिनेंट्स पर बटा हुआ है। अब अगर बोस्फोरस ब्रिज पर खड़े हों तो एक तरफ एशिया है और चंद ही मिनटों में आप यूरोप में कदम रख लेते हैं। दुनिया में बहुत कम सिटीज ऐसे हैं जहां आप इतनी आसानी से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकते हैं। इस्तांबुल सिर्फ ज्योग्राफी की वजह से अहम नहीं बल्कि कल्चर की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। जहां आपको एक तरफ मस्जिदों की बुलंद अजानें सुनाई देंगी और दूसरी तरफ चर्च की घंटियां भी बजती सुनाई देंगी। ये वो मुकाम है जहां ईस्ट और वेस्ट सेंचुरी से एक दूसरे से जुड़ते आ रहे हैं। हिस्ट्री में भी टर्की ने हमेशा दोनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट किया है। ओटोमान अंपायर जब अपने उरूज पर थी तो इस्तांबुल इसके कैपिटल था और यही शहर एशिया और यूरोप के बीच एक गोल्डन गेट की तरह काम करता है। यही वजह है कि सदियों तक कल्चर, ट्रेड और रिलीजन के बड़े बड़े फैसले इसी सरजमीन से निकले हैं। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो टर्की अपनी इस लोकेशन की वजह से दुनिया के अहम तजारती रास्तों में से एक है। यहाँ से न सिर्फ यूरोप और एशिया आपस में जुड़ते हैं बल्कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को भी यही खित्ता कनेक्ट करता है। यही वजह है कि आज भी टर्की की पोर्ट्स और शिपिंग लेन्स दुनिया की अहम तरीन गुजरगाहों में शुमार होती हैं। कल्चर की बात करें तो टर्की वाकई ईस्ट और वेस्ट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ एक तरफ आपको ट्रेडिशनल टर्किश बाजार मिलेंगे जिनमें सेंचुरीज पुरानी खुशबू है और दूसरी तरफ मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स भी हैं जो किसी यूरोपियन सिटी से कम नहीं लगते। खाने के मामले में भी ये सरजमीन यूनिक है। कबाब और बकलावा की खुशबू आपको एशिया का एहसास दिलाती है, जबकि कॉफी हाउसेस और बेकरीज यूरोप की याद दिलाते हैं। टूरिज्म में भी तुर्की ने अपना ड्यूअल आइडेंटिटी एक स्ट्रेंथ बना लिया है। हर साल लाखों लोग इस्तांबुल आते हैं ताकि वो एक ही दिन में एशिया और यूरोप दोनों का एक्सपीरियंस कर सकें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, टर्की के लिए ये ज्योग्राफियाई पोजीशन ब्लेसिंग है या चैलेंज? क्योंकि एक तरफ ये ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है मगर दूसरी तरफ इसी वजह से पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना भी करना पड़ता है। यही वो बात है जो टर्की को दुनिया की मोस्ट फैसिनेटिंग कंट्रीज में से एक बना देती है। अब बात करते हैं हम रशिया की। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर आप ग्लोब देखें तो साफ नजर आता है कि ये मुल्क इतना वसी है कि तकरीबन पूरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कवर करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि रशिया 2 कॉन्टिनेंट्स पर फैला हुआ है, यूरोप और एशिया। आप ये जानकर हैरान
हैरान रह जाएंगे कि रशिया का तकरीबन 77% हिस्सा एशिया में है, लेकिन इसकी 75% पॉपुलेशन यूरोप वाले हिस्से में रहती है। मॉस्को और एसटी पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहर यूरोप में हैं, जबकि साइबेरिया जैसा बहुत बड़ा खित्ता एशिया में मौजूद है। यूं लगता है जैसे एक मुल्क दो मुख्तलिफ वर्ल्ड्स में बटा हुआ है। अब आते हैं एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट की तरफ। रशिया 11 मुख्तलिफ टाइम जोन्स पर फैला हुआ है। जी हाँ, जब रशिया के कोने में सूरज तुलू होता है तो दूसरे कोने में रात के अंधेरे छाए होते हैं। इमेजिन करें, एक ही मुल्क में लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं और हजारों किलोमीटर दूर दूसरे लोग रात का खाना खा रहे हैं। दुनिया में कोई और मुल्क इतने टाइम जोन्स पर नहीं फैला हुआ। ज्योग्राफी की वजह से रशिया को हमेशा एक ड्यूअल आइडेंटिटी मिली है। यूरोप वाले हिस्से में कल्चर और लाइफस्टाइल ज्यादा मॉडर्न और यूरोपियन है, जबकि एशिया वाले हिस्से में ज्यादातर ट्रेडिशनल जिंदगी पाई जाती है। मॉस्को की लंबी बिल्डिंग्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल को अगर आप देखें तो वो पेरिस या लंदन की याद दिलाता है, लेकिन आप साइबेरिया के सर्द और बर्फानी इलाके में जाएं तो वहाँ की जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट है। छोटे छोटे विलेजेस, एक्सट्रीम कोल्ड और बहुत घने जंगल। इकोनॉमी में भी ये फर्क साफ दिखाई देता है। रशिया का यूरोपियन हिस्सा ज्यादा इंडस्ट्रियल और डेवलप है, जबकि एशियन हिस्सा नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। साइबेरिया में कोल, गैस, ऑयल और प्रीशियस मिनरल्स के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। अगर ये खित्ता अलग मुल्क होता तो दुनिया की रिचेस्ट इकोनॉमीज में शामिल होता। हिस्ट्री में भी रशिया हमेशा ये सवाल उठाता रहा है कि वो यूरोपियन है या एशियन। कल्चर की बात करें तो ये मिक्स और फैसिनेटिंग है। यूरोपियन आर्किटेक्चर, रशियन बैलेट और ऑर्थोडॉक्स चर्चेस एक तरफ है, जबकि एशियन इन्फ्लुएंस खानों, मौसीकी और जबानों में साफ झलकती है। ये यूनिक ब्लेंड रशिया को दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग ममालिक में से एक बनाता है। आखिर में सोचने की बात यह है कि रशिया के लिए ये जोग्राफियाई तकसीम ब्लेसिंग है या बर्डन। एक तरफ ये वास्ट लैंड और रिसोर्सेज उसे सुपर पावर बनाते हैं, मगर दूसरी तरफ इतनी डाइवर्सिटी मैनेज करना हमेशा एक चैलेंज रहा है। और यही वजह है कि रशिया की कहानी हमेशा दो वर्ल्ड्स के बीच उलझी हुई नजर आती है। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग मुल्क की। जब हम इजिप्ट का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले पिरामिड्स और नील रिवर आते हैं, लेकिन इजिप्ट को सबसे बड़ी जोग्राफियाई यूनिकनेस ये है कि ये मुल्क एक नहीं बल्कि दो कॉन्टिनेंट्स पर मौजूद है। ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका में है, लेकिन इसका एक छोटा मगर बहुत अहम हिस्सा एशिया में भी आता है। ये एशियन हिस्सा सिनाई कहलाता है। सिनाई वो जगह है जहाँ अफ्रीका और एशिया लिटरली आपस में मिलते हैं। हैरत की बात यह है कि अगर आप सुएज कैनाल के एक तरफ खड़े हैं तो आप अफ्रीका में हैं, और अगर दूसरी तरफ खड़े हैं तो आप एशिया में इंटर कर जाते हैं। ये कैनाल सिर्फ कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड नहीं करती बल्कि पूरी दुनिया को तिजारत के लिए एक लाइफ लाइन देती है। दुनिया का तकरीबन 12% ग्लोबल ट्रेड इसी नैरो वाटरवे से गुजरता है। इजिप्ट की ये खास पोजीशन उसे दुनिया की सबसे स्ट्रेटेजिक ममालिक में से एक बना देती है। एक तरफ अफ्रीका के सबसे बड़े ममालिक में शुमार होता है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में भी सेंट्रल रोल अदा करता है। इसीलिए इजिप्ट को अक्सर गेट ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। कल्चर में भी इजिप्ट एक फैसिनेटिंग मिक्सचर है। कायरो की गलियों में आपको एक तरफ अफ्रीका का ट्रेडिशनल कलर नजर आएगा तो दूसरी तरफ अरब वर्ल्ड की खुशबू भी। इजिप्ट की मस्जिदें और चर्चेस इस बात का सबूत हैं कि ये सरजमीन हमेशा से सिविलाइजेशन और रिलीजन्स का मेल्टिंग पॉट रही है। और सिनाई में आज भी बोधियन ट्राइब्स मौजूद हैं जो अपनी यूनिक ट्रेडिशंस के साथ जिंदा हैं। हिस्ट्री की बात करें तो इजिप्ट हमेशा एक कनेक्टिंग ब्रिज रहा है। एंशिएंट इजिप्शियंस ने पिरामिड्स खड़े करके जब दुनिया अभी अपनी इब्तदाई स्टेज पर थी, फिर इस्लामिक एरा आया तो इजिप्ट इल्म और हिकमत का मरकज बन गया। आज मॉडर्न इजिप्ट भी अपनी इसी आइडेंटिटी को लेकर आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा मुल्क जो अफ्रीका और एशिया दोनों वर्ल्ड्स का हिस्सा है। इकोनॉमी के लिहाज से भी इजिप्ट को अपनी जियो लोकेशन से फायदा मिलता है। सुएज कैनाल से मिलने वाली इनकम इसकी जीडीपी का एक अहम हिस्सा है। यही कैनाल है जिसने इजिप्ट को ग्लोबल ट्रेड का लाजमी हिस्सा बना दिया है। लेकिन साथ ही यही लोकेशन इजिप्ट को कई चैलेंजेस भी देती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अक्सर इस पर असर डालती है। टूरिज्म में इजिप्ट की आइडेंटिटी सबसे ज्यादा नजर आती है। दुनिया भर से लोग पिरामिड्स, टेम्पल्स और नील क्रूज के लिए आते हैं, लेकिन बहुत से लोग
सिनाई की माउंटेन्स और रेड सी रिजॉर्ट्स भी एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, जो एशिया और अफ्रीका दोनों का जायका पेश करते हैं। आखिर में सवाल ये है कि इजिप्ट अफ्रीका का मुल्क है या मिडिल ईस्ट का? हकीकत ये है कि इजिप्ट दोनों है, एक ऐसा मुल्क जो एक वक्त में दो कॉन्टिनेंट्स की रूह को अपने अंदर समेटे हुए है और यही इसे दुनिया की सबसे स्पेशल ममालिक में से एक बनाता है। अब आपके जहन में भी ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर एक मुल्क के दो कॉन्टिनेंट्स पर फैले होने का फायदा क्या है और क्या ये हमेशा ब्लेसिंग है या कभी कभी बर्डन भी बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कल्चर की। रशिया, टर्की और इजिप्ट तीनों ममालिक ने अपनी यूनिक लोकेशन की वजह से एक ऐसा कल्चरल मिक्सचर तैयार किया है जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलता। इस्तांबुल में आपको एक ही गली में मस्जिद और चर्च मिल जाएंगे। रशिया में आपको यूरोपियन बैलेट भी दिखाई देगा और साथ ही एशियन ट्रेडिशंस भी। इजिप्ट में अफ्रीकन एनर्जी और अरब वर्ल्ड की खुशबू एक साथ मिलती है। ये डाइवर्सिटी इन्हें कल्चरल पावर हाउसेस बनाती है। अब आते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। जियो लोकेशन हमेशा ग्लोबल पॉलिटिक्स में अहम किरदार अदा करती है। टर्की अपनी लोकेशन की वजह से नेटो का भी हिस्सा है और मुस्लिम वर्ल्ड में भी सेंट्रल इंपॉर्टेंस रखता है। रशिया यूरोपियन पावर भी है और एशियन जायंट भी। इजिप्ट मिडिल ईस्ट और अफ्रीका दोनों जगहों पर अपनी बात मनवाता है। यूं लगता है जैसे ये ममालिक एक नहीं बल्कि दो वर्ल्ड्स की ताकत रखते हैं। लेकिन ये सब कुछ हमेशा आसान नहीं होता। लोकेशन जितनी पावरफुल होती है, चैलेंजेस भी उतने ही बड़े होते हैं। टर्की को ईस्ट और वेस्ट के दरमियान बैलेंस रखना पड़ता है। रशिया को यूरोप और एशिया दोनों की पॉलिटिक्स हैंडल करनी पड़ती है और इजिप्ट को मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी के बावजूद अपनी इकोनॉमी चलानी पड़ती है। यूं कह लें कि ड्यूअल आइडेंटिटी साथ साथ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आती है। इकोनॉमी में भी इन ममालिक को फायदा और नुकसान दोनों होते हैं। टर्की अपनी पोर्ट्स और ट्रेड रूट से फायदा उठाता है। रशिया अपने एशियन हिस्से के वास्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है, जबकि इजिप्ट की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा सुएज कैनाल पर है। लेकिन साथ ही इनकी लोकेशन की वजह से इन पर हमेशा इंटरनेशनल पावर्स की नजर भी रहती है। टूरिज्म में ये कंट्रीज दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एक ही मुल्क में दो कॉन्टिनेंट्स का तजर्बा लोगों को यूनिक एक्साइटमेंट देता है। इमेजिन करें आप इस्तांबुल में एक दिन में एशिया और यूरोप दोनों विजिट कर सकते हैं। इजिप्ट में पिरामिड्स देखने के बाद सिनाई में रेड सी के किनारे बैठ सकते हैं। रशिया में एसटी पीटर्सबर्ग के यूरोपियन आर्किटेक्चर के साथ साथ साइबेरिया के एंडलेस स्नो फॉरेस्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस सब कुछ उन्हें दुनिया की मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस में शामिल करता है। अब हम आते हैं अपनी वीडियो के एंडिंग की तरफ। हमने देखा कि ये ममालिक सिर्फ मैप्स पर डिवाइड नहीं है, बल्कि इनकी पॉलिटिक्स, कल्चर, आइडेंटिटी और इकोनॉमी सब दो वर्ल्ड्स के दरमियान जुड़ी हुई है। यही इनकी यूनिकनेस भी है और यही इनकी स्ट्रेंथ भी है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ कंट्रीज ही दो कॉन्टिनेंट्स पर फैली हुई हैं, या दुनिया में कुछ ऐसे आइलैंड्स भी हैं जहां खड़े होकर एक ही वक्त में दो डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद हो सकते हैं? जी हाँ, ऐसे हैरानकुन प्लेसेस भी हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम इनके बारे में एक्सप्लोर करें तो कमेंट्स में जरूर बताएं। ये थी हमारी आज की जर्नी, एक सफर जो हमें दिखाता है कि दुनिया सिर्फ जमीन और पानी का खेल नहीं बल्कि कल्चर्स और कॉन्टिनेंट्स का भी एक अमेजिंग कनेक्शन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।